उत्तराखंड राज्य को बनाने में यूकेडी का ही सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन राज्य बनते ही यूकेडी कहीं गायब हो गई। जब चुनाव लड़ना था उस दौरान चुनाव लड़ने से मना किया शुरुआती दौर में। यूकेडी का मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य राज्य निर्माण था। कुछ हमारे नेताओं ने सरकार बनाने के लिए भाजपा को सहयोग किया और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर समर्थन दिया था। सर, अगर आप सत्ता में आते तो सबसे पहले आप उत्तराखंड के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, राजधानी गैरसैंण में नजर आएगी आपको। सरकार बस इतना सुधार कर ले कि वो फोन करना बंद कर दे, चाहे अपराधी बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी प्रभात वार्ता पॉडकास्ट में। आपके समय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सर पूरा उत्तराखंड जानता है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक छोटी सी गांव पौड़ी से लेकर देहरादून का सफ़र, पत्रकारिता से लेकर आंदोलनकारी तक का सफ़र, अंकिता हत्याकांड जैसे मामले में सबसे बड़ा योगदान आपका रहा है उनको न्याय दिलाने में। तो सर, कैसा रहा आपका सफ़र? जी, मैं मूल रूप से तो पौड़ी का रहने वाला हूँ। डोब सिरकोट मेरा गांव है, जो अंकिता का गांव है वही मेरा गांव भी है। और हालांकि हम गांव में तो नहीं रहे, पौड़ी शहर में रहे हम शुरू से। जो मेरी पैदाइश है वो उत्तरकाशी की है। उत्तरकाशी मेरे फादर वहाँ प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर पौड़ी आए थे। तो उसके बाद हम पौड़ी ही रहे, मतलब लाइफ का मैक्सिमम पीरियड मेरा पौड़ी में ही गुजरा है। उसके बाद मैंने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से BSc किया। फिर उसके बाद जिसे MBA टूरिज्म कहते हैं, अब उस समय MTA कहते थे उसे, तो वो कोर्स किया। फिर मैं, जैसे सभी लोग दिल्ली जॉब हंटिंग के लिए जाते हैं, मैं भी गया था, लेकिन वहाँ हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं फिर वापस आया। और फिर मैं वहाँ पे पार्ट टाइम टीचिंग करने लगा HNB में। तो मैं लगभग 13 साल वहाँ टीचिंग में रहा। लगभग 97 दिसंबर से लेके 2009 तक मैं टीचिंग में रहा। मैंने नेट क्वालिफाई भी किया हुआ है टूरिज्म में। PhD अनफॉर्चुनेटली मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई, और कुछ ऐसे डिस्प्यूट वहाँ पे पैदा हो गए कि मैं रेगुलाइज नहीं हो पाया। तो जब वो रेगुलाइजेशन के मुकदमे चलने लगे, हाई कोर्ट में चला, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चला, तो फिर लॉ का भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि भाई जब कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है और मुझे खुद रेगुलाइजेशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं लॉ की पढ़ाई भी करूं। तो उस दौरान मैंने फिर लॉ भी कर लिया था। और 2009 में HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। तो वहाँ पे जो हमारे कोर्सेज, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज जो चल रहे थे, वो बंद कर दिए गए। तो मुझे फिर वहाँ क्विट करना पड़ा। तो एक तरह से कुछ रेगुलेशन के डिस्प्यूट जो चल रहे थे, उसके बाद जो हालात वहाँ पे पैदा हुए, तो मुझे वो जॉब छोड़नी पड़ी। तो जॉब छोड़ने के बाद फिर मैं, मीडिया का मेरा इंटरेस्ट था, तो फिर मैं सहारा टीवी मैंने ज्वाइन किया। सहारा टीवी में रहा, और लगभग 2009-10 से लेके 2014 तक सहारा टीवी का डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रहा। और क्योंकि लॉ मैंने किया हुआ था, तो लोग मुझसे हेल्प लेने को तो आते थे कि भाई इसमें लीगल एडवाइस करिए, लेकिन मैंने एज ए प्रोफेशन प्रैक्टिस नहीं करी कभी। उसके बाद 2014 में मैंने अपना न्यूज़पेपर जागो उत्तराखंड शुरू किया, और फिर उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक या यूट्यूब चैनल ये सब चलने लगे। तो हम लोग वहाँ पहाड़ के मुद्दे पहले से ही उठाते थे। इस बीच जो है, एक साल में लगभग आम आदमी पार्टी में भी रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता था। लेकिन हम आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़े थे कि हमें लगता था कि भाई कांग्रेस और बीजेपी से इतर कुछ करेगी यहाँ उत्तराखंड में। लेकिन जब वो भी फ्री फ्री की बात करते थे, और जैसे हम चाहते थे कि पहाड़ों में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बने कि वहाँ से पलायन ना हो, रोजगार पैदा हो, और कुछ वहाँ पे इस तरह का शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में काम हो कि भाई जो कांग्रेस बीजेपी ने नहीं किया तो वो आम आदमी पार्टी करे। लेकिन वो जब हमें लगा कि वो उस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो फिर मैंने इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी थी। फिर मैं कुछ टाइम फिर मीडिया में वापस आ गया था, और उस दौरान जो है ये अंकिता हत्याकांड 18 सितंबर 2022 को जो है ये हो गया। तो इस तरह मेरी जर्नी रही है। और उसके बाद जो है उस लड़ाई को लड़ते लड़ते जो है कुछ हालात इस तरह के पैदा हुए कि मुझे एक तरह से पॉलिटिकल शेल्टर मैं कहूँगा,
वो भी चाहिए था, क्योंकि मुझ पे लगातार मुकदमे किए जा रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे किसी संगठन के साथ रहना चाहिए, नहीं तो मुझे जेल में शायद ज़्यादा टाइम रहना पड़ेगा। तो सभी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सेंटर लो। तो मेरी आइडियोलॉजी जब पहाड़ के लिए अच्छा करने की थी, तो मुझे यूकेडी ही विकल्प दिखाई दिया, तो मैं यूकेडी में आया। और 2024 में मैंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा यूकेडी से। और उसका मकसद ये था, क्योंकि उस दौरान अंकिता का केस जो है काफ़ी लाइमलाइट में था, तो मेरा इश्यू ये था कि भाई उस मुद्दे को जो है उस इलेक्शन के माध्यम से मैं जन जन तक पहुंचाऊं। क्योंकि जो गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र है उसमें 14 विधानसभाएं आती हैं। तो हम उस इश्यू को लेके जगह जगह गए, और चौराहों पे, चौकों में, छोटे कस्बों में, गाँव में, बड़े शहरों में, जहाँ भी हमें मौका मिला, अंकिता को लेके हमने आवाज़ बुलंद करी। और उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि चुनाव तो हम एक तरह से, हमारा एक वो था, एक कहेंगे कि सांकेतिक रूप से एक मैसेज हम कन्वे करना चाह रहे थे, क्योंकि चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन जो अंकिता को लेके जो हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे थे वो हुआ। और आप लोगों के सर, अंकिता भंडारी मुद्दे में जैसे आपका सबसे बड़ा आपका ही हाथ रहा है, आपका सबसे बड़ा योगदान रहा उसमें, तो उस टाइम की क्या परिस्थितियां थी? आप उस टाइम पे क्या कुछ चला सर, उसके बारे में आप जी, बताएं। उसमें एक्चुअली क्या है कि जब ये घटना हुई थी, तो ये मुझे जो है मतलब ये कहेंगे कि मैं तो एज ए जर्नलिस्ट, मुझे पता चला कि मेरे गांव में ऐसा हो गया। तो फिर मैंने उसको परस्यू करने की कोशिश की, गांव वालों को बुलाया। फिर वहाँ पे पौड़ी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पहले पटवारी के पास, पटवारी क्षेत्र होने की वजह से पटवारी उस मामले को देख रहा था। फिर उसको पुलिस में ट्रांसफ़र करवाया कि ये मर्डर का केस हो सकता है। उसको ट्रांसफ़र करवाया। फिर हम वो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में आए। फिर जो अक्यूज़ थे पुलकित आर्य, और उनके बारे में उनकी हिस्ट्री पता करी। तो सारा सोशल मीडिया जो हमने कैंपेन चलाया, उससे काफ़ी इनपुट आया। और बाद में आपको पता ही है कि पुष्पदीप जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसकी चैट से ही खुलासा हुआ कि उसको तरह तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, और एक्स्ट्रा सर्विस की बात भी हो रही थी वीआईपी को। तो ये सारी चीज़ें निकल के आई। तो उसके बाद पब्लिक प्रेशर भी बना, तो वो लोग गिरफ्तार हुए। फिर मुकदमा चला। मुकदमे के चलने के दौरान जो है जब हम एजिटेशन कर रहे थे वीआईपी के इश्यू पे कि ये व्यक्ति वीआईपी है, इसको भी आप, इसका भी इंटरोगेशन करिए, इसे गिरफ्तार करिए, तो मुझ पे फर्जी मुकदमे लगा के मुझे जेल भी भेजा गया। तो इस तरह से आपने सारी चीज़ें देखी, लेकिन अल्टीमेटली अब ये है कि बड़ी सज़ा उनको हो गई है, और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि अभी तक ठीक चला है। सर, आपने ये इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, आपको जेल भी हुई। सर, वो कितने टाइम तक आप जेल में रहे, थोड़ा इसके बारे में आप बताओ। मेरे ख्याल से मैं एक हफ्ते से ज़्यादा, 8 दिन शायद जेल में रहा हूँ। पौड़ी की खांडू सैंड जेल में रहा हूँ। और पिछले साल क्या, इस साल भी मुझे फिर भेजा गया है जेल। वो इशू दूसरा था कि मैं कुछ बच्चों की सैलरी के लिए, हम रेस्टोरेंट वाला वो सैलरी नहीं दे रहा था, तो हम लोग गए थे वहाँ पे। तो वहाँ भी हमें विक्टिम बनाने की कोशिश की गई, हम पे एक्सटॉर्शन के चार्जेस लगाए गए। तो पब्लिक सपोर्ट हमें आया, लोगों ने देखा कि एक्सटॉर्शन नहीं कर रहे थे, तो बच्चों की सैलरी दिलवा रहे थे। क्या लगता है सर आपको, ये कहीं ना कहीं राजनीति या नेताओं का दबाव था जो आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ी? बिल्कुल, देखिए इस समय जो ये वाला इशू था, तो इस समय जो है जो प्रेमचंद अग्रवाल वाला इशू चल रहा था, तो उनके खिलाफ हमने खुल के मोर्चा खोला हुआ था। और ख़ास तौर पे जो बनिया समाज था, वो हमसे काफ़ी नाराज़ भी था कि हम एक तरह से पहाड़ियों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, और हम शायद बनियों के खिलाफ हैं। लेकिन हम बनियों के खिलाफ नहीं थे, हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति और मानसिकता के खिलाफ थे, जो वो पहाड़ियों का अपमान कर रहा था विधानसभा के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये बनिया समाज भी हमारे खिलाफ लामबंद हो रखा था, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल, जहाँ भी उनके आका होंगे, उनका मिसयूज़ करके फिर हमें जेल भिजवाया। तो कोई नहीं, वो तो जब कोर्ट में मैटर चलेगा, तो वो तो हम उससे बाइज्जत बरी हो जाएंगे। और ये तो पॉलिटिक्स में होता ही है। हम यूकेडी में हैं, तो हमारा काम है कि हम जो यहाँ के हमारे लोकल्स हैं, मूल निवासी हैं, उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाएं, वो काम हम करते हैं। अब उसमें हमें जेल भी भेजा जाता है, तो उससे हम पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा सर, आप अभी यूकेडी में हैं, राजनीति में हैं, तो आप सक्रिय नेता भी हैं, तो ये यूकेडी का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए यूकेडी, जैसा आपको पता है कि उत्तराखंड क्रांति दल 1979 में बना है। इसका उद्देश्य राज्य निर्माण था। राज्य निर्माण किया, और राज्य निर्माण करने के बाद
इसका ये था कि अगर सत्ता में हम लोग आ पाएंगे तो हम अपने हिसाब से इस राज्य को चलाएंगे। उत्तराखंड राज्य को बनाने में यूकेडी का ही सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन राज्य बनते ही यूकेडी कहीं गायब हो गई। देखिए, गायब नहीं हुई, एक्चुअली उस समय आंदोलनकारी दल था, जैसे आपको पता ही है, नाम ही इसका उत्तराखंड क्रांति दल है। तो क्रांति की आंदोलनकारी लोग थे, पॉलिटिकल समझ नहीं थी, और जब चुनाव लड़ना था उस दौरान चुनाव लड़ने से मना किया शुरुआती दौर में। उसका फ़ायदा बीजेपी कांग्रेस ने उठा लिया और वो सत्ता में आ गए, और सत्ता में आके उन्होंने जो है यहाँ के संसाधनों की इतनी लूट खसोट की कि वो फाइनेंशियली उनके नेता इतने रिच हो गए हैं कि वो फिर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने गलत कमाई की है उसका यूज़ वो पॉलिटिक्स में करते हैं। और हमारे जो नेता थे उनके पास पैसा था नहीं, तो वो लगातार चुनाव हारते रहे। कुछ हमारे नेताओं ने सरकार बनाने के लिए भाजपा को सहयोग किया और उन्होंने कुछ बिंदुओं पर समर्थन दिया था। उन बिंदुओं को जब भाजपा ने नहीं माना तो समर्थन वापसी भी हुई, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। केवल बदनाम हमारे नेताओं को कर दिया गया कि भाई यूकेडी के नेता आए थे बीजेपी में और सत्ता का सुख लेके चले गए। सर, सुनने में ऐसा भी आता है कि यूकेडी के नेता आपसी मतभेद के कारण ये यूकेडी मतलब चल नहीं पाई। देखिए, ऐसा होता है कि जब कोई भी दल कमज़ोर हो जाता है, मतलब कमज़ोर इन सेंस वो पावर में नहीं होता है, तो तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं। अभी आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में भी कई लॉबियां हैं। धामी जी की अलग लॉबी है, धन सिंह रावत जी की अलग लॉबी है, दूसरे लोगों की अलग लॉबी है। ऐसे ही कांग्रेस में भी है, गोदियाल जी का अलग खेमा है, करण महारा का अलग खेमा है, प्रीतम सिंह जी का अलग खेमा है। ये बार बार ये चीज़ें निकल के आती हैं, लेकिन सवाल उसी पे उठाए जाते हैं जो कमज़ोर होता है। और हम लोग क्योंकि सत्ता में नहीं आ पाए, इसलिए हम पे ज़्यादा सवाल उठाए गए, और हमसे जो उम्मीदें लोगों की थी उस तरह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो एक जनता का किसी से अगर लगाव ज़्यादा होता है तो उससे फिर नाराज़गी भी ज़्यादा होती है। तो वही एक भावनात्मक चीज़ है, उसका खामियाजा हम लोगों ने भुगता। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से अब लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है यूकेडी के प्रति, और यूथ जो है, जो भी हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, उसे भारी संख्या में यूकेडी से जोड़ भी रहा है। आप सर आने वाले 5 से 10 सालों में यूकेडी को कहाँ देखते हैं? देखिए, पहले तो हमारा 2 साल का विज़न है फिलहाल कि 2027 में पहले तो हम सत्ता में आने का प्रयास करें, और दुर्भाग्य से अगर सत्ता में ना आ पाएँ तो कम से कम जो संख्या बल है, इतने विधायक तो लाएं कि हमारी एक मजबूत सेह हो विधानसभा के अंदर। क्योंकि अभी पहाड़ के जो मुद्दे हैं उनको कोई मजबूती से उठाने वाले लोग ही नहीं रह गए हैं। अभी आपने जो प्रेमचंद अग्रवाल वाला प्रकरण देखा, उसमें जो बुटोला, लखपत बुटोला जो कांग्रेस के विधायक हैं वहाँ से, बद्रीनाथ से, वो केवल खड़े हुए और उनका सहयोग कांग्रेस के विधायकों ने भी नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि मूल निवासियों की आवाज़ विधानसभा के अंदर कितनी कमज़ोर हो गई है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि या तो हम सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद जो भी यूकेडी का विज़न है, जिसमें फॉरमोस्ट ये है कि हम जो है राजधानी देहरादून से उठा के गैरसैंण ले जाएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहला काम, हम राजधानी यहाँ से उठा के गैरसैंण ले जाएंगे, सचिवालय गैरसैंण ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरा सेटअप तैयार है। 8,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रखा है। हाई कोर्ट के जस्टिस राकेश थपलियाल जी ने भी एक तल्ख टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं पे, भाजपा के नेताओं पे की है कि अगर आपको 25 साल से मौका मिला है तो आप हमेशा इलेक्शन से पहले तो कहते हो कि भाई हम गैरसैंण राजधानी ले जाएंगे, तो आप ले जाते क्यों नहीं हो? तो हमारा स्पष्ट कहना है कि जो दल का विज़न है उससे हम कहीं फ्लक्चुएट नहीं होंगे, और हमारा स्पष्ट ये कहना है कि पावर सेंटर पहाड़ में बनाया जाएगा। पहाड़ी राज्य की राजधानी पहाड़ में होगी, जैसे हिमाचल की शिमला है, नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनके पहाड़ी शहरों में राजधानी है। उससे होगा क्या कि आप अभी देख रही हैं कि देहरादून में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो गया है। देहरादून को राजधानी की आवश्यकता नहीं है। ये तो पॉलिटिशियन का कंफर्ट जोन, इतने ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हैं कि देहरादून से हिलना नहीं चाहते हैं। अदरवाइज जो लोकल्स हैं उनको आप बताइए कि राजधानी यहाँ से होने से कोई फ़ायदा अगर हो रहा हो, जाम, कंजेशन, रोज़ रैलियाँ, लोग परेशान हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोग आराम से भी रह पाएंगे, और जहाँ बिल्कुल शून्यता हो गई है, जहाँ विकास नाम की कोई चिड़िया वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है,
वहाँ काम होगा, सड़कें अच्छी बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, लोग वहाँ रहेंगे तो अच्छे स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, सब कुछ होगा। अभी पिछले दिनों जो विधानसभा सत्र हुआ, 4 दिन का विधानसभा सत्र था, और ये करोड़ों रुपए खर्चा करके वहाँ गए, और ये इनकी बदनीयती आप देखिए कि 4 दिन भी पूरा वहाँ नहीं रहे, 2 दिन में ही वहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के वापस आ गए। तो इनकी नीयत ही नहीं है पहाड़ में काम करने की। तो हम जिस नीयत से इस दल का गठन हुआ है, उस नीयत के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले राजधानी वहाँ ले जाएंगे। उसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में, जैविक खेती के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में पहाड़ी राज्य में काम होना चाहिए, वो काम हम करके दिखाएंगे पहाड़ों में, जिससे कि वहाँ का जो यूथ है वहीं काम करे, स्वरोजगार करे, और उसे प्लेन की तरफ या राज्य के बाहर पलायन करने की जरूरत ना पड़े। बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने आपको कहा है कि ये तो देखिए एक पॉलिटिकल विल होती है। कहीं ना कहीं यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको जैसे बताया कि बेरोजगारी का कारण ही यही है कि आपने जो है जिन चीज़ों से रोजगार पैदा हो सकता था, पहाड़ी राज्य में कैसे आप रोजगार पैदा करेंगे? तो आपके लिए रोल मॉडल जो है बगल का स्टेट हिमाचल है। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमारे ये बीजेपी के नेता या पहले कांग्रेस के नेता जो है तमाम विदेश के दौरे लगाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन अगर ये वाकई चाहते हैं कि इस पहाड़ी राज्य को सीखना है कि कैसे चलाना है, तो बगल का राज्य देखिए ना, हिमाचल, तो कितना प्रॉस्पेरस है। वहाँ के लोग पलायन नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो सेब के बगीचे उनके इतने ज़्यादा हैं कि इतना मोटा पैसा कमाते हैं कि लोगों को पलायन करने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे टूरिज्म का काम आप देखिए, वहाँ पे सब्जियों का कारोबार देखिए, और वहाँ से प्रोडक्शन करके वो पंजाब को भी दे रहे हैं, हरियाणा को भी दे रहे हैं, सब्जियाँ जो है दिल्ली तक जा रही हैं। तो ऐसा ही उत्तराखंड में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और जब आप पॉलिटिकल विल के साथ डिसीजन लेंगे तो सारे काम एक किनारे से सही होते चले जाएंगे। और उसकी शुरुआत के लिए जो पहला स्टेप है वो राजधानी यहाँ से देहरादून से उठा के गैरसैंण शिफ्ट करना नितांत आवश्यक है। तो जैसे कि अब हम बात करते हैं कि भू कानून पर। भू कानून हमारे उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? भू कानून कितना जरूरी है, और हिमाचल जैसे हिमाचल में भू कानून है, वो यहाँ इस उत्तराखंड में इस तरीके से होगा या नहीं? देखिए, भू कानून को लेके अभी आपने देखा होगा कि धामी जी एक भू कानून लेके आए, लेकिन उसमें 2 चोर दरवाजे छोड़ दिए उन्होंने कि साहब हरिद्वार में नहीं लगेगा, उधम सिंह नगर में नहीं लगेगा। तो जो आदमी हरिद्वार या उधम सिंह नगर में ज़मीन ले लेगा, और जिस तरह से यूसीसी में प्रोविज़न दिए हुए हैं कि 1 साल रहने के बाद वो हमारे मूल निवासी के समतुल्य हो जाएगा, तो फिर हरिद्वार से पौड़ी जाने में या टिहरी जाने में कितना समय लगता है? तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद वो फिर ज़मीनें वहाँ भी खरीदेगा, क्योंकि 1 साल के बाद वो हमारे जैसा स्थायी निवासी हो जाएगा। तो वो भू कानून जो है बिल्कुल लचर है। हम जो चाहते हैं, हम इस तरह का भू कानून चाहते हैं कि ज़मीन का जो राइट है वो उत्तराखंड के मूल निवासी के पास रहे, जो 1950 से पहले यहाँ रह रहे हैं, उसकी ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास रहें। और अगर कोई बाहरी प्रदेश का यहाँ ज़मीन लेना चाहता है तो लीज पे उसको काम करने के लिए ज़मीन दी जाए। या जैसे आप देखते हैं कि फ्लैट बने हुए हैं, फ्लैट की रजिस्ट्री करवा सकता है, लेकिन जो ज़मीन है, जो मूल है, वो हमारे पास रहे। ज़मीन हमारे पास रहने से क्या होगा कि हमारे जो भविष्य की पीढ़ियाँ हैं उनका भविष्य सिक्योर रहेगा, क्योंकि ये छोटा प्रदेश है, इसमें ज़मीन जो नाप लैंड है बहुत लिमिटेड है, क्योंकि 75% तो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है। अगर सारी ज़मीनें यहाँ की बिक गई और लैंड बैंक हमारा जीरो हो गया, क्योंकि बाहर के लोगों के पास बहुत सारा अथाह पैसा है, वो सारा ही खरीद लेंगे। कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि जैसे हमारे साथ चलते हैं तो वो पहाड़ की बात करते हैं कि आप बताइए ये पहाड़ हम पूरा खरीदना चाह रहे हैं, इसकी क्या कीमत है? तो लोगों के पास अरबों रुपया है, वो सारा खरीद लेंगे। और जब खरीद लेंगे तो फिर आप समझिए कि हमारा जो स्टेटस है इस राज्य में, वो प्राइमरी सिटीजन ना हो कि सेकेंडरी, या आप कह सकते हैं कि थर्ड कैटेगरी के हम सिटीजन हो जाएंगे। इसलिए ये पहाड़ी राज्य नहीं बना था। ये इसलिए बना था कि यहाँ पे रोजगार से लेके, ज़मीन के अधिकार से लेके, हर चीज़ में जो यहाँ का मूल निवासी है या जो पहाड़ी लोग हैं उनका राइट प्राइमरी हो। तो इसलिए भू कानून चाहिए। और जैसा आपको बताया कि हम चाहेंगे कि लीज पे ज़मीन दी जाए,
लेकिन प्राइमरी जो लैंड है, लैंड बैंक जो है, वो उत्तराखंड के मूल निवासी जो बेसिकली पहाड़ी हैं, मतलब या तो कुमाऊनी है या गढ़वाली है या जौनसारी है या 1950 से पहले यहाँ रह रहे हैं, उसमें अन्य धर्मों के लोग या अन्य समुदायों के लोग भी हो सकते हैं, तो उनका राइट प्राइमरी रहे। सर जैसे कि बहुत सारे यूथ हैं उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो इससे क्यों जुड़े? कैसे ये यूकेडी अन्य दलों से अलग है? देखिए, ये दल बिल्कुल अलग इसलिए है कि इसने राज्य बना के दिया है, और राज्य बना के देने वाला दूसरा दल कोई कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हिस्ट्री क्रिएट हो गई है। इस दल ने ऑलरेडी हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, और ये दल आपका क्षेत्रीय दल है। इसको इलेक्शन लड़ने के लिए पंजाब में नहीं जाना है, हरियाणा में नहीं जाना है, किसी दूसरे स्टेट में नहीं जाना है। इसका मतलब इसको जो भी करना है, इसकी जो भी इसकी स्ट्रेटेजी है, जो भी इसकी पॉलिसी है, प्लानिंग है, वो सारी कुछ जो है उत्तराखंड को लेके है। तो आप जब इस दल से जुड़ेंगे तो आपके हर सपने साकार होंगे, क्योंकि नेशनल पार्टी का जो एजेंडा है वो दिल्ली से गवर्न होता है, या नागपुर से गवर्न होता है, या बम्बई से गवर्न होता है, जहाँ इनके बड़े लीडर बैठे हुए हैं, उस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है। अब आपको मैं बहुत सारी चीज़ें एज ए एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि अभी ऑल वेदर रोड बनी यहाँ पे, उसमें लगभग 12,500 से ज़्यादा पैसा खर्च हो गया है। अगर यहाँ पे यूकेडी की सरकार होती तो 12,500 करोड़ में हम जो है पूरे प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी बेहतर कर देते। हम इस तरह से प्लान करते कि अगर बद्रीनाथ की तरफ कोई जाएगा तो उसको वन वे ट्रैफिक करके वो कुमाऊं से होके, या हमारा जो थैली साइड बैजरो वाला पोर्शन है वहाँ से होके वो कोटद्वार होते हुए निकल जाएगा। और जब वो वन वे ट्रैफिक हम करेंगे तो उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उस क्षेत्र में होगा, उतनी दुकानें चलेंगी, उतना ट्रांसपोर्टेशन का कारोबार बढ़ेगा। तो देखिए, विजन तो लोकल ही बेहतर बना सकता है। हमारे लिए आज भी पॉलिसी दिल्ली से बन रही है, और हमारे नेता जो है वहाँ पे बोल नहीं रहे कुछ, चाहे वो सांसद हों चाहे विधायक हों। वहाँ पर दिल्ली के जो भी वहाँ पे सीनियर लीडर हैं, चाहे बीजेपी के हैं या कांग्रेस के, वो अपने हिसाब से आज भी पॉलिसी बना रहे हैं। जो पहले लखनऊ में होती थी, जब ये उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो हमारी पॉलिसी लखनऊ में बनती थी, और हमारा विरोध यही था कि पॉलिसी हमारे हिसाब से नहीं बन रही है। तो ये फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क तो फिर कुछ हुआ नहीं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच के हिसाब से राज्य चले, तो उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल ही एकमात्र विकल्प है आपके पास। और राष्ट्रीय दलों को तो आप 25 साल से वोट दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये आपको पता है। सर एक पत्रकार की नज़र से, आप पत्रकार भी रह चुके हैं, और एक पत्रकार की नज़र से और एक नेता की नज़र से सबसे बड़ी चुनौती क्या है राजनीति की? देखिए, चुनौती जीवन में हर क्षेत्र में चुनौती होती है। अगर आप ये पॉडकास्ट कर रही हैं तो आप नेचुरली चाह रही हैं कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, तो आप उसको कंटेंट को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। जब मैं मीडिया में था तो मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी पत्रकारिता के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ पहुंचाऊं। मैं ये समझता हूं कि पत्रकारिता एक बहुत अच्छा मंच हो सकता है कि जहां से आप जन समस्याओं को उठाते हैं और आप बेहतर ढंग से उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी। तो वो काम मैं वहाँ करता था। और अब राजनीति, एक अंतर मैंने देखा कि पत्रकारिता में आप जो है मुद्दे तो उठा सकते हैं, लेकिन आपके हाथ में करने के लिए कुछ नहीं है। आप बोल सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में ऐसा है कि अगर आप सत्ता में आने का आपको मौका मिलता है, तो जो आपका विज़न है उसको आप ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। और इसी वजह से जो है लंबा पत्रकारिता का कैरियर होने के बाद मुझे लगा कि अब मेरे लिए विकल्प पॉलिटिक्स है, और अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो मैं फिर बहुत बड़ा चेंजेस जो मैंने सोचा है, जिस तरह का पढ़ाई मैंने की है, जो टूरिज़्म से लेके लॉ से लेके और तमाम पहाड़ों में मुद्दे उठा के, अब जो 50 साल की उम्र में जो सब कुछ मेरे अंदर है, कुछ मैंने अपने सीनियर लोगों से सीखा है, कुछ किताबों में पढ़ा है, कुछ खुद देखा है, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका तो पॉलिटिक्स है। और जब आप सत्ता में आएंगे तो काम भी कर सकते हैं, और अगर सत्ता में नहीं भी आते हैं तब भी आप मुद्दे तो उठा सकते हैं। प्रेशर, एज ए प्रेशर ग्रुप की तरह तो काम कर ही सकते हैं। वो हम सक्सेसफुली कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। सर अगर आप सत्ता में आते तो सबसे पहले आप उत्तराखंड के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, राजधानी गैरसैंण में नज़र आएगी आपको। पहला काम ये होगा कि राजधानी गैरसैंण में होगी, सचिवालय गैरसैंण में होगा,
ये पहला काम होगा। दूसरा, जो डिपार्टमेंट्स बहुत ज़्यादा जो पब्लिक फंड्स है उसका मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको हम उनके लिए रूल्स रेगुलेशन इस तरह के बनाने वाले हैं कि वो उस पैसे का मिसयूज़ ना कर सकें। जिस पे ख़ास तौर पे फॉरेस्ट की तरफ मैं उंगली उठाता हूँ कि फॉरेस्ट जो है पैसे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करता है। फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर, ये सारा मिक्स करके हम जो है इनके बीच तालमेल बैठाएंगे, जिससे कि जो प्लांटेशन हो वो बाग बगीचे लगाने की तरफ हो। क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट जब ऑलरेडी है तो आप पेड़, कौन से पेड़ लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं, मेरा सवाल ये है। आप अगर बाग बगीचे लगाएंगे तो जंगली जानवर जंगलों से नहीं आएंगे, सर पेड़ तो प्रोडक्शन काटे होगा, जा पैसा रहे हैं। लोग कमाएंगे। सर पेड़ तो काटे जा रहे हैं, यहाँ पे लगाए कहाँ जा रहे हैं? देखिए, पेड़ जो हैं, आप देहरादून की अगर बात कर रही हैं तो देहरादून में तो बेशक काटे जा रहे हैं, तो वो तो भूमाफिया काट रहा है प्लॉटिंग के लिए। तो मैं, देखिए उसका सॉल्यूशन तो मैंने आपको पहले ही दे दिया ना, कि जब हम गैरसैंण राजधानी ले जाएंगे तो ये जो भूमाफिया का आतंक यहाँ हो गया है, क्योंकि ज़मीनें हैं नहीं और राजधानी होने की वजह से सब यहाँ आना चाहते हैं। जब यहाँ राजधानी रहेगी नहीं तो ये भूमाफिया का जो यहाँ पे वो हो गया है कि वो सारे बाग बगीचे के किनारे से ख़त्म किए जा रहे हैं, वो फिर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे इस तरह का काम करने में। तो उसके कई आयाम हैं राजधानी को शिफ्ट करने के। आपको यहाँ पे कंजेशन नहीं मिलेगा, जाम कम हो जाएगा, और ये जो भूमाफिया का आतंक है और जो प्रॉपर्टी की कीमतें जो है बहुत हाई चली गई हैं, वो सब नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो इस वजह से राजधानी वहाँ ले जाना जो है बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ये हम करेंगे। और उसके बाद जैसा मैंने बताया कि टूरिज़्म, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जैविक खेती, ये सारी चीज़ों को लेके एक प्रॉपर विज़न हमारे पास है, उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। सर जैसे राजनीति में महिलाओं का कम योगदान होता है, तो यूकेडी क्या उनको ऐसा मौका देगी कि महिलाएं ज़्यादातर जुड़े इससे? देखिए, रोल मॉडल होते हैं पॉलिटिक्स में, और मुझे लगता है कि इस समय संतोष भंडारी जो हैं, हमारी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उसकी महिला मोर्चा की, वो एक, मुझे लगता है काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रही हैं महिलाओं को। वो आर्मी में मेजर रही हैं, वो छोटी लड़कियों को ये भी बताती हैं कि आप आर्मी में कैसे जा सकते हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो, आपको मजबूत होना चाहिए, आपको क्राइम के खिलाफ बहुत मजबूती से खड़ा होना चाहिए। तो वो महिलाओं को बहुत ज़्यादा मजबूती से जोड़ रही हैं। और देखिए, ये तो राज्य महिलाओं की वजह से ही बना हुआ है, और मैं मानता हूँ कि ये राज्य अगर पहाड़ों में जिंदा है तो वो उन महिलाओं की वजह से है जो आज भी वहाँ पे पहाड़ों में विकट स्थितियों में रह रही हैं, जो खेती भी कर रही हैं, गाय भी पाल रही हैं, बच्चों को स्कूल भी भेज रही हैं, सारे काम वो कर रही हैं, और प्रेग्नेंट होने पर उनको अस्पताल तक के लिए वहाँ फैसिलिटी नहीं है, कई रास्ते में दम तोड़ देती हैं। तो उन्हीं महिलाओं ने ये राज्य जिंदा रखा हुआ है, नहीं तो पहाड़ से सारे लोग पलायन करके प्लेन में आ जाते। तो सबसे पहले उन महिलाओं के लिए हमें काम करना है कि उनके लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पे हो, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसे मैंने बोला कि आप बाग बगीचे लगाना शुरू कर देंगे तो गांव में ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हो जाएगा। और अब तो ऐसे कीवी जैसा फल है तो उसको तो जंगली जानवर भी नहीं खा रहे, तो आप कीवी के बगीचे लगा लें तो उसके तो मार्केट बहुत अच्छी कीमत आपको मिल सकती है। लेकिन दिक्कत ये है कि सरकारों ने कागज़ों में ज़रूर काम किया, पेड़ लग गए, बगीचे लग गए, सब कुछ कागज़ों में हुआ। धरातल में आपको जो बगीचे आपको पहले पहाड़ों में दिखते थे वो बगीचे भी अब नहीं मिल रहेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। चाहे भड़सार का बगीचा हो, भड़सार में इतना बेहतरीन बगीचा था यूपी के ज़माने में, अब वहाँ पेड़ ही नहीं रह गए। तो ग्राउंड पे आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और जब ग्राउंड पे काम होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और पलायन रुकेगा, लोगों को राहत मिलेगी। लोग क्यों आएंगे वहाँ, इतनी अच्छी क्लाइमेट है पहाड़ में, टेम्परेचर जो है अभी यहाँ पे आपके एसी चल रहा है, 16-18 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो पहाड़ों में यही टेम्परेचर रहता है 20-22 डिग्री। मच्छर वहाँ होते नहीं हैं, शांति है, हिमालय दिख रहा है, ठंडी हवाएं चल रही, तो उस स्वर्ग से कौन यहाँ प्लेन में आना चाहता है। कई बार लोग कहते हैं कि आप जय पहाड़ी बोलते हो, तो मैंने कहा भाई जय पहाड़ी हम इसलिए बोलते हैं कि जब पहाड़ की जय होगी, पहाड़ की जय तब होगी जब पहाड़ में फैसिलिटीज़ होंगी, जब फैसिलिटी होगी तो जय हो गई। और जय पहाड़ी मतलब जो रह रहा है उस पहाड़ में, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो नेगी या नौटियाल है, वो कोई अग्रवाल भी हो सकता है क्योंकि वो पहाड़ में रहता है, या कोई और दूसरा व्यक्ति हो सकता है।
तो उसकी तो भाई जय पहाड़ जय पहाड़ी, मतलब उस पहाड़ की जय तब होगी जब आप फैसिलिटीज़ दोगे और जो वहाँ पे रह रहा है उसके लिए वहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट होगा। तो मैंने कहा मैक्सिमम लोग जो दिल्ली माफ़ कीजिए देहरादून में आ गए या हरिद्वार में आ गए या हल्द्वानी में उधम सिंह नगर में चले गए, वो तो आपने सारे के सारे बैक टू द रूट्स चले जाएंगे, अपने गाँव की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा। तो आपको राहत मिलेगी ना। जो प्लेन के हमारे लोग हैं, जो प्लेन में हमारे मूल निवासी हैं, उनके लिए हालात बेहतर होंगे यहाँ पे। हमारे सीएम के खिलाफ वो गाना लिख दिया था कुछ, इसमें क्या कुछ हुआ था? आप लोगों का सपोर्ट था, उन्होंने मतलब यूकेडी में आ गए, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, जब भी कोई भी पोएट होता है या जिसे जन कवि बोलेंगे, वो जन भावनाओं को पेश करता है। यही काम जो है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने भी पहले किया है। उन्होंने अपने टाइम पे जो है नारायण दत्त तिवारी जी पे सवाल उठाए, नौछमी नारायण उन्होंने गीत बनाया, निसंग जी पे उन्होंने सवाल उठाए, कदगा खैलो करके वो वाला आपने गाना सुना हुआ, वो निसंग जी को टारगेट करके बना था। सत्ताएं डोलती हैं और सत्ता डोलेगी, तो आप कवियों को, जन कवियों को रोक नहीं सकते, और उनका काम भी एक तरह से जनता की आवाज़ को बुलंद करना होता है। वही काम उन्होंने किया, तो उसमें कुछ गलत मुझे नहीं लगता है। सर वही, हम तो स्वतंत्र हैं अपनी विचारधारा को सामने रखने के लिए। जी, उसके बाद उनको जेल भेजने का प्रयास हुआ, उसके बाद हमने उसका विरोध किया, थाने का घेराव हुआ, तो मुकदमा फिर जो है वापस ले लिया गया, या होगा भी तो कम से कम गिरफ्तारी उस तरह से नहीं हुई, जेल नहीं भेजा गया। तो कहीं ना कहीं दबाव बना, और कहीं ना कहीं मैं तब से देख रहा हूँ कि जो है इन चीज़ों से जो है सोशल मीडिया में जो ये गाने आते हैं तो जनता जागरूक भी होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सीएम धामी जी को इसको पॉजिटिव ढंग से लेना चाहिए कि आलोचना आखिरकार क्यों हो रही है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तभी तो आलोचना हो रही है, और आलोचना जो करता है वो तो आपका मित्र है एक तरह से, क्योंकि जब आलोचना होती है तभी सुधार आता है। अगर आप आलोचना सुनना बंद कर देंगे तो आपके अंदर सुधार नहीं आएगा फिर। तो मैं तो आलोचना सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और मैं ज़्यादा आलोचना को ही सुनता हूँ कि नहीं नेगी जी आप यहाँ पे गलत हो। मैं तो अपनी तारीफ सुनना पसंद ही नहीं करता हूँ कि मेरी कोई तारीफ करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी गलती बताई जाए, मेरी कमी बताई जाए, जिससे कि मैं उसे सुधार करूँ। और ऐसा ही हर एक आदमी को करना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, उसमें गलत कुछ नहीं है। जी सर, सरकार को ना क्या कदम उठाने चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ताकि अंकिता भंडारी जैसा जो हत्याकांड हुआ वो ना हो? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो चीज़ मुझे लगती है कि जो सरकार पुलिस को प्रेशर में लेती है, ये सबसे गलत काम सरकार करती है। कि जब अपराधी उनके दल के होते हैं तो उनके फ़ोन जो है थानों में एसएसपी को, आईजी को, डीजीपी को हो जाते हैं कि इस मामले को दबाना है। बिल्कुल सही बात। सरकार बस इतना सुधार कर ले कि वो फ़ोन करना बंद कर दे, चाहे अपराधी बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, या किसी का भी है, किसी भी दल का है, उसके लिए पुलिस को प्रेशर में लेना ये बहुत ही गलत बात है। और इसी वजह से बहुत सारे मामले फिर जो है वो गलत दिशा में चले जाते हैं और उनमें न्याय नहीं मिलता है। तो पुलिस को अंडर प्रेशर लेना ये बहुत ही गलत बात है, और सरकार अगर इसी में सुधार कर ले तो बहुत सारा चेंजेस आपको दिख जाएगा कि हाँ अब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। सर, पंचायत चुनाव में ये जो गोलियां चली, अपहरण हुए, एक तरफ तो सरकार लोकतंत्र को बचाने की बात करती है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, उत्तराखंड में तो ये पहली बार हो रहा है, मैंने पहले कभी नहीं देखा कि जिस तरह से बेताल घाट में गोली चली, और उसके बाद इनके जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं गोली चलती रहती है, कोई बात नहीं है। मतलब इतने लाइटली आप लेते हैं कि गोली चलती रहती है चुनाव में, कोई बात नहीं है। तो ये तो बहुत ही गलत, कम से कम उत्तराखंड के कंटेक्स्ट में तो बहुत ही गलत हो रहा है। ऐसा तो हम बिहार में या किसी दूसरे राज्य में हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्राइम इस तरह का है कि वहाँ पे गोली चल सकती है, लेकिन यहाँ गोली भी चली, अपहरण भी हुए, मामला हाईकोर्ट भी पहुँचा। तो ये तो कथनी और करनी में भाजपा सरकार की ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि अब जब 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे तो हमको तो ये डर है कि दो चीज़ों का मुकाबला तो हम पहले से कर रहे हैं कि शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है, और अब गोली भी चलेगी। तो इन स्थितियों में तो लोकतंत्र को बचाना
बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि जनता इस मुद्दे को भी नोट करके रखे और इसके हिसाब से तय करे कि क्या ऐसे लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है। सर, अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को कि लोग यूकेडी से जुड़े और यूकेडी किस तरीके से अलग दलों से बेहतर है? क्या कुछ मैसेज आप लोगों को देना देखिए, चाहेंगे? मेरा बहुत प्रिसाइज मैसेज है कि ये क्षेत्रीय दल है, ये उत्तराखंड का दल है, इसने राज्य बनाया है, इसको सब कुछ पता है कि इस राज्य की बेहतरी के लिए क्या है। तो इसका एक मौका तो बनता ही है, मौका बनता है, मौका दीजिए। और योग्य लोग हैं यूकेडी में। आप अगर कंपेयर भी करेंगे एजुकेशन के हिसाब से, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए, बीजेपी वालों का, कांग्रेस वालों का भी लीजिए, और यूकेडी का पूरा जो थिंक टैंक है हमारा, चाहे वो शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, चाहे संतोष भंडारी जी हैं, सबका आप लीजिए और आप देखेंगे कि बहुत योग्य लोग जो हैं यूकेडी में हैं। बस आप जब मौका उन्हें देंगे तभी तो वो काम कर पाएंगे। बस मेरा इतना सा कहना है कि एक मौका तो यूकेडी का बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मौका मिलना भी चाहिए, इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उत्तराखंड राज्य बनाने में सबसे बड़ा योगदान जो है यूकेडी का ही है। जी जी, तो सर, थैंक यू सो मच, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपना समय दिया। थैंक यू धन्यवाद। सो मच थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू।